हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन शुरू कर ली थी, आज बेटा खत्म कर देंगे। ठीक है। एनालिसिस थोड़ा तगड़ा है बेटा, एनालिसिस समझते जाना बस आराम से। और वो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या था? नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। यही बोली थी हमने डेफिनेशन। तो नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ इंडिविजुअल का ही चेक नहीं होता, इंस्टीट्यूट का भी होता है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बेटा एक कंपनी खुद नॉर्मल रेजिडेंट है और उसका डायरेक्टर उस एक पर्टिकुलर ईयर के लिए नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। कल मैंने बात बोली भी थी बैच के अंदर। बाबू ये सेम कंसेप्ट इनकम टैक्स में भी है। तो बाबू हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते टाइम बेटा सबसे पहले यही चेक करते हैं क्या ये इंसान इंडिया का रेजिडेंट है भी कि नहीं, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के। तो वो बोलता है नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड whose center of economic interest also lies in that country। नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए दो शर्तें हैं, who ordinarily resides in a country, और मेरे लिए तो कंट्री इंडिया। अगर आप ऑर्डिनरली इंडिया में रह रहे हो और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो। ऑर्डिनरली रहने का मतलब क्या होता है बेटा? एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज और मोर, लगभग आधे से ज़्यादा रह जाओ एक साल में, तो माने जाएगा ऑर्डिनरली आप उसी कंट्री में रह रहे हो। एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? बेटा तीन चीज़ों से मिलकर बनता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट: अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। कमाओ, खर्चो और जोड़ो। अगर ये सब कुछ, इसका मेजॉरिटी पोर्शन एक पर्टिकुलर कंट्री में है तो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कंट्री आने वाली है। ठीक है जी। पर बेटा डस नॉट इंक्लूड में छह बातें हैं जिसमें से हमने एक बात कर ली थी, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ। छह बातें थी। अब अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हो या विजिटर हो, अगर आपने कंट्री को विजिट किया, मतलब इंडिया को विजिट किया फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, तो आप कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं बनोगे। चाहे आपने ऑर्डिनरली रिसाइड से भी ज़्यादा वाला टाइम पीरियड पूरा कर दिया तब भी नहीं बनोगे। डस नॉट इंक्लूड ने स्पेशली बाहर निकाल दिया आपको। मैंने आपको एक एग्जांपल देकर ये बात भी क्लियर करने की कोशिश की थी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कल मैं बोल रहा था ना बेटा, एक फगवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। वहाँ बहुत सारे नेशनल्स के लोग पढ़ने आते हैं। साउथ अफ्रीका से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए आए हुए हैं, 55 साल के लिए आए हुए हैं। अब आप सोचो वो 5 साल इंडिया में बिता रहे हैं, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया? क्योंकि ऑर्डिनरली तो इंडिया में रह रहे हैं। नहीं बेटा, डस नॉट इंक्लूड ने मना कर दिया कि नहीं बनेगा। ठीक है ना जी। अगर पर्पस इज स्टडी तो आप नहीं बनोगे। मैंने बेटा कल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की भी बात बताई थी, ऑडियंस की भी बात बताई थी, रिक्रिएशन पे भी बहुत सारी चर्चा कर ली थी कि फॉरेनर्स कैसे इंडिया में आ जाते हैं 3-3 महीने का वीज़ा लगवा कर। याद तो आ रही होगी सारी बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं थी फर्स्ट पॉइंट पे? आगे बढ़ाएं बेटा बात को। बाबू अब आगे बढ़ रहे हैं हम डस नॉट इंक्लूड का बेटा सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, टोटल 6 हैं। ठीक है जी। मुझे लगता है सेकंड थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है जी। तो बाबू इस पे फोकस थोड़ा ज़्यादा है पढ़ना। कहता है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। मेरी तरफ देखना। ठीक है, हम डेफिनेशन नॉर्मल रेजिडेंट की पढ़ रहे हैं, पर बाबू मैंने आपको क्या कहा था कि मैं तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, वरना समझ नहीं आएगी। तो कहता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में इसको शामिल मत करना, यानी कि ये जो इंसान है ना ये इंडिया का रेजिडेंट बनेगा नहीं। ठीक है जी। पहले तो ये समझ लो। अब बाबू इस पूरे वर्ड को आपने पढ़ा, आखिरी में लाइन है लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। मेरे लिए तो बेटा वो गिवन कंट्री इंडिया है, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया की पढ़ा रहा हूँ तो लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री नहीं पढ़ रहा, मैं लोकेटेड इन इंडिया पढ़ रहा हूँ। समझ में आ रही है बेटा बात?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब मैं अपना एनालिसिस शुरू करता हूँ, एनालिसिस बहुत काम का है इसका। बाबू सबसे पहले मैंने इंडिया को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना जी, बीच की सारी बात भूल जाओ। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, बस इतना पढ़ो, ठीक है जी। बाद में ये छुड़वा कर ये पढ़वा दूंगा, बाद में ये दोनों छुड़वा कर तीसरी बात पढ़वा दूंगा। तीनों बात कॉमा कर करके लिखी गई है, ठीक है जी। तो बाबू अगर कोई फॉरेन स्टाफ है किसी एम्बेसी में इंडिया में, तो कहता है वो इंडिया का रेजिडेंट बनेगा नहीं। और अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना, बनना चाहिए भी नहीं, आपकी जनरल सेंस भी यही कहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। बाबू सबसे पहले मैंने लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, उसमें इंडिया डाला, उसमें डालो एक एम्बेसी, मैंने एम्बेसी डाल दी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, और उसमें काम करने वाला डालो फॉरेन स्टाफ, मैंने फॉरेन स्टाफ डाल दिया, एक ऑस्ट्रेलियन डाल दिया। मैंने सारी वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर दी जो सेकंड पॉइंट में मुझसे चाहिए। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, सारी टर्म्स कंडीशन डाल दी जो डालनी चाहिए थी। अब सुनना बाबू, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है इन इंडिया, आपको पता है काम क्या करेगी, कहाँ पर होगी, सब बताया हुआ है। कहाँ पर होगी पता है ना, न्यू दिल्ली में होगी। बाबू ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में काम करने वाले 99% लोग ऑस्ट्रेलियन ही होंगे। जो इंडियंस को बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में किस किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, जाओ वहाँ जाओ, ये करो, इस चीज़ का रॉ मटेरियल, ये फिनिश गुड, ब्ला 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 ब्ला, वो सब कर रहे हैं काम। एक बात बताना, अगर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया है, ये वाली बात ही मत करो, इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कल पढ़ी है ना डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन। अगर बेटा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया, इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओनली, है ना, इंडिया का पार्ट तो नहीं है कभी भी। अगर बेटा एक आदमी दिन रात इस एम्बेसी में काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली वो ऑस्ट्रेलिया में ही काम कर रहा है? जब ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया को क्या माना गया, ऑस्ट्रेलिया माना गया। अगर एक आदमी उसमें दिन रात काम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में तो काम कर रहा है वो, बाबू ये क्या कभी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा जो सारा दिन रही ऑस्ट्रेलिया में रहेगा? कुछ सोच रहे हो इस बात को, सोच समझ पा रहे हो इस चीज को? तो बाबू बनना भी नहीं चाहिए, नॉर्मल सेंस भी ये कहती है। बाकी इसने अच्छे से क्लियर कर दिया कि फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, अगर कोई फॉरेन स्टाफ है किसी भी एम्बेसी में और वो एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया है, तो ये इंसान इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं बनेगा। डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में बाहर निकालना हुआ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? मैंने एक बात बोली अभी कि 99.99% ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में काम करने वाले लोग ऑस्ट्रेलियन होंगे। 0.01% काम करने वाले इंडियन भी तो हो सकते हैं। अब पोचा मारने के लिए ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं लाओगे ना बंदा, छोटा मोटा काम करने के लिए तो बंदा यहीं से लिया होगा ना ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में भी। अगर मैं पूछूं अगर काम करने वाला इंडियन हो तो क्या, तो वो इंडिया का रेजिडेंट बनेगा या नहीं? मैंने तो क्वेश्चन पूछा है, आप गेस ही कर रहे हो। बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए? किसी को लगता है बनना चाहिए? देखो मैं वैसे बता देता हूँ, मैं इसको अभी 6th पॉइंट में कवर करूंगा इस बात को जो मैंने पूछी है। फिर भी मैं आपको एक बात बोल देता हूँ बेटा, लॉ ने ना सिर्फ फॉरेन स्टाफ को बाहर करा, इंडियन स्टाफ को बाहर नहीं किया। अगर लॉ की लैंग्वेज पढ़ो तो लॉ ने क्या कहा, अगर फॉरेन स्टाफ है किसी एम्बेसी में जो इंडिया में काम करती है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं बनेगा, वो फॉरेन स्टाफ, इंडियन स्टाफ के लिए तो नहीं कहा। अगर इसकी लैंग्वेज पे जाओ तो बन जाना चाहिए ना इंडिया का रेजिडेंट, और बनेगा। कैसे बनेगा मैं बता दूंगा। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को, ये वाली बात अभी पेंडिंग छोड़ते हैं, 6th पॉइंट में करेंगे इसका डिस्कशन। बाबू कहता है ऑफिशियल डिप्लोमेट्स लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, गिवन कंट्री मेरे लिए इंडिया ही है। बाबू कई बार ऐसा होता है ना, 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, या 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है,
और फॉरेन से डिप्लोमेट्स आए हैं। जर्मनी के पीएम को, प्रेसिडेंट को हमने इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। फ्रांस के पीएम प्रेसिडेंट को इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट। यूएसए के पीएम प्रेसिडेंट को इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट। एक बात बताओ, अगर वो आए हैं इंडिया, ऑफिशियल डिप्लोमेट आया है इंडिया कोई भी, तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट बन सकेगा? बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। और लॉ ने भी कह दिया कि कभी नहीं बनेंगे। बड़ी सीधी सी बात, इसमें कोई पंगा ही नहीं था। ठीक है जी। तीसरी बात, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। member of armed force of a foreign country located in a given country। located in a given country, मेरे तो given country आपको पता ही है क्या है, ठीक है ना, इंडिया है। लो जी, और एनालिसिस करते हैं। बाबू मेरे लिए तो गिवन कंट्री इंडिया है, इसमें क्या इंट्रोड्यूस करो? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। सबसे पहले मैंने एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंट्रोड्यूस करा, और ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लेट सपोज की क्या किया है बेटा, रशिया ने मिलकर लगाया। रशियन आर्मी इंडिया में आई और इन्होंने क्या किया बेटा, एक कैंप लगाया, एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगाया इंडिया में। ठीक है जी। और इसमें मैंने डाल दिया मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ रशिया। एक बात बताओ, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रशिया इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया? क्या ये कभी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कंसीडर होती है? नहीं। अगर किसी भी देश का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है तो उसी देश का पार्ट माना जाता है। अगर इसमें काम कर रही है आर्मी या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, एक ही बात है, तो आपको क्या लगता है वो कभी इंडियन बन पाएंगे? जब इस टेरिटरी को ही आपने रशिया मान लिया और सारा दिन वो रशिया में ही तो काम कर रहे हैं इंसान, वो कभी बन सकते हैं इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट? खुद सोचो, जब मानना ही इसको रशिया है और सारा दिन वहीं खाते हैं, उसी कैंप में सो जाते हैं, उसी कैंप में प्रैक्टिस करते हैं सारा दिन, कायदे से देखा जाए तो वो रशिया में ही तो है, वो तो इंडिया में थे ही नहीं। दे आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ रशिया ओनली। डज नॉट इंक्लूड में क्लियरली बोला गया इसको इंडिया का पार्ट ना बना देना। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करी कि सेकंड पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत बनी ना रहे। आगे बढ़ाएं इसी बात को, अगर इतनी बात ओके हो गई है तो सेकंड पॉइंट बिल्कुल ओके। बाबू थर्ड और फोर्थ पॉइंट हम साथ साथ लिख लेंगे, ठीक है ना, मेरे साथ साथ आप लिखना शुरू कर दो।
पहले बेटा इतना नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ और भी लिखूंगा फोर्थ पॉइंट में। अभी अभी फोर्थ पॉइंट खत्म नहीं हुआ। तो वो अभी जितना मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट तो पूरा लिख दिया, फोर्थ पॉइंट जितना लिखा है पहले इन दोनों बातों पे एनालिसिस कर लेते हैं, फिर फोर्थ पॉइंट में मैं कुछ ऐड करूंगा। ठीक है जी। वो एक बात बताओ, डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन पढ़ी हो तो डस नॉट इंक्लूड का सेकंड पॉइंट था कुछ कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे WHO है चाहे UNO है, लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही क्यों ना हो, ये कभी भी किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बनती। याद है आपको बात? क्लियर है बात? अब ये भी पढ़ लो। कहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO एंड UNO आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट, दे आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरियाज। बाबू कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो कोई भी देश ये कह सकता है कि ये मेरी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना ही ये किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये एक्सेप्शन में लिखा ही क्यों। मैं बता देता हूँ मैंने क्यों लिखा। बाबू क्योंकि मेन डेफिनेशन पता है क्या कहती है? मेन डेफिनेशन कहती है नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट। अगर मेन डेफिनेशन में इंस्टीट्यूट वर्ड लिखा ना होता ना, सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही होती, तो मैंने कभी इसको एक्सेप्शन में लिखा ही ना होता, कभी डज नॉट इंक्लूड में लिखा नहीं होता। नॉर्मल डेफिनेशन ने कहा था कि कोई इंस्टीट्यूट भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है, तो इसलिए मुझे अगर कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाना नॉर्मल रेजिडेंट तो उसको हटाना पड़ रहा है स्पेसिफिकली। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो इंस्टीट्यूट है। कहता है ये ना तो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती, ना ही ये किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट होते। कोई देश नहीं कह सकता ये मेरे देश के नॉर्मल रेजिडेंट है। दे आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ सम इंटरनेशनल एरियाज। एक भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट ये तो मानी जाती किसी इंटरनेशनल एरिया के रेजिडेंट है। अच्छा कभी लॉजिक समझा आपने? डोमेस्टिक टेरिटरी से इनको बाहर कर देने से क्या होगा? कोई सोच पा रहा है इनको बाहर कर देने से क्या होगा? अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन से इनको बाहर किया गया तो इनको इसलिए बाहर किया गया डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन से कि कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर नहीं कह सकता तो अगर इन्होंने कोई इनकम कमाई है तो वो ना तो डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, ना ही कोई भी देश टैक्स मांग सकता है इनसे। यानी कि एक सिंगल देश भी ऐसा नहीं है जो इनसे टैक्स इकट्ठा कर सके। ये जो भी इनकम कमाते हैं सब फ्री, सब टैक्स फ्री। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब ये तो समझ में आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी देश का अधिकार नहीं है, ना किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी, ना किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट। उनका क्या होगा? जो इसमें काम कर रहे एम्प्लॉइज हैं। उसके लिए पॉइंट नंबर बेटा 4 कहता है एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। कहता है अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो उस देश का रेजिडेंट माना जाएगा जिस देश को वो बिलोंग करता है। अच्छा जी, क्या कहने का मतलब है मैं बता देता हूँ। लो जी समझना जरा एनालिसिस। बेटा एक अमेरिकन है, काम करता है WHO के ऑफिस में इन इंडिया। WHO का एक ऑफिस है इंडिया में, उसमें काम करने वाला अमेरिकन। क्या ये मैंने सारी शर्तें पूरी कर दी? हाँ देखो, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने एक एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस करा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस करा। कहता है ये उस देश का रेजिडेंट माना जाएगा जिस देश को ये बिलोंग करता है। किस देश को बिलोंग करता है ये? अमेरिका को। तो किस देश का रेजिडेंट बना रहेगा ये? हमेशा अमेरिका का बना रहेगा। अगर मैं सेम बात बोलूं, one Japanese person working in IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये ऑफिस है स्विट्जरलैंड में, इसका क्या होगा? तो जिस देश को एम्प्लॉय बिलोंग करता है ना, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस देश को बिलोंग करता है पूरी जिंदगी उसका रेजिडेंट बना रहता है। बेटा ये किस देश का रेजिडेंट कंसीडर होगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज जापान। बट ये रूल एक एक्सेप्शन के साथ आता है।
ठीक है जी, मैंने कहा था पॉइंट नंबर 4 पूरा नहीं हुआ। अब मैं लिख देता हूं वो एक्सेप्शन। ठीक है जी, मेरे साथ साथ एक्सेप्शन लिखनी शुरू कर दो। लो बेटा फटाफट से लिखना। लो जी, पहले फोर्थ पॉइंट का जनरल रूल और फिर एक्सेप्शन। इधर देखना मित्र, बेटा अगर कोई भी एम्प्लॉय है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी एम्प्लॉय है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, हमेशा उस देश का रेजिडेंट बना रहेगा जिसको वो बिलोंग करता है। किस देश को बिलोंग करता है? अमेरिका को। अमेरिका का रेजिडेंट बना रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन एक बात करती है, इफ सच एन एम्प्लॉय हैज बीन वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर ये एम्प्लॉय को काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो ये उस देश का रेजिडेंट बन जाएगा जिस देश में वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। 1 साल तक तो ये अमेरिका 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 का रेजिडेंट है, लेकिन अगर इसको काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है तो ये इंडिया का रेजिडेंट कंसीडर होगा। ऐसा क्यों, मैं बता देता हूँ। एक बात ध्यान रख लेना बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट में ना 1 साल की बहुत अहमियत है। अगर आपको किसी जगह पे काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो जाए ना, तो ज्यादातर आप देखना आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना वो कंट्री निकलने लग जाता है। आप खुद सोचो इस चीज को। ये 1 साल तक इंडिया में काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल से ज्यादा हो गया वैसे काम करते हुए। अब आप खुद सोचना, कमा तो ये पहले भी इंडिया से रहा था, बिल्कुल पक्की बात है, कमा अब भी इंडिया से रहा है। अब लेकिन आप देखोगे ज्यादातर पोर्शन खर्चने का भी इंडिया हो चुका है, ज्यादातर पोर्शन जोड़ने का भी इंडिया हो चुका है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक एम्प्लॉय को 1 साल हो चुका है ना एक कंट्री में पोस्ट हुए हुए, वो क्या करता है, फैमिली बुला लेता है, बच्चे बुला लेता है, यहीं रहने लग जाता है, खर्चा भी यहीं, जोड़ना भी यहीं, सब कुछ यहीं शुरू हो जाता है। तो 1 साल को ना नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में बहुत अहमियत दी गई। समझ में आ रहा है बेटा? जनरल रूल कहता है अगर आप एम्प्लॉय हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तो आप उस देश के रेजिडेंट बने रहोगे जिसको बिलोंग करते हो। एक्सेप्शन कहती है अगर आपको काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है ना, तो आप उस देश के रेजिडेंट बन जाओगे जिस देश में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं जी बात को। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अब मैं पॉइंट नंबर 5 और 6 इकट्ठे लिख देता हूँ, एनालिसिस फिर इकट्ठे ही कर देंगे। ठीक है जी।
लो बेटा नोट डाउन कर दो बाबू, लिख लेना, अगर नहीं लिखा मौका मिल जाएगा, पहले आप समझने पे ध्यान दो, मैं नहीं चाहता इसको कल रिपीट करना। सामने देखना, फिफ्थ पॉइंट की तरफ नजर घुमाओ, ये मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में, यानी कि इनको 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 इंडिया का रेजिडेंट नहीं बनाना। अब ये टाइम पीरियड को इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रैवलर एंड सीजनल वर्कर, इनको इंडिया का रेजिडेंट नहीं बनाना, पर एक शर्त है, अगर इनका स्टे 1 साल से कम है तो। प्रोवाइडेड का मतलब है कंडीशन के साथ है, अगर इनका स्टे 1 साल से कम है तो। तब क्या होगा, अगर इनका स्टे 1 साल से ज़्यादा हो गया तो ये इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। मैंने अभी आपको क्या कहा था, 1 साल की बहुत अहमियत है। अब सुनना जरा काम की बात, कहता है क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल। बेटा इंडिया में एक फॉरेन का वेसल आया, वेसल सब समझते हैं, अब तो मेरा ख्याल है मैं 11 से समझाता आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी चर्चा कर दी थी, ठीक है ना जी। एक जहाज आ रहा है जी, पानी का जहाज आ रहा है, उसमें क्या है, सामान रखा हुआ है बहुत सारा, कार्गोज आ रही है बाबू। अगर ये फॉरेन वेसल इंडिया में आया और इसके साथ बहुत सारा क्रू है, और होगा भी, कैप्टन है बाबू, मैकेनिक्स हैं, बहुत सारा क्रू मेंबर है, 15-20 क्रू मेंबर्स हैं। बेटा एक बात बताओ ईमानदारी से, ये फॉरेन वेसल कितने दिन रुक जाएगा इंडिया में, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक कार्गो उतार नहीं ली जाती, दोबारा कार्गो अगर कोई दूसरी कंट्री में जानी है वो तब तक लोड नहीं कर दी जाती, बस तभी तक तो रुकेगा। कहता है ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनेंगे अगर इनका स्टे 1 साल से कम है तो। और आपको ही पता है 1 साल कितना होता है, इन्होंने क्या करना है 1 साल से ज्यादा रुक के। और अगर ये सच में 1 साल से ज्यादा रुक रहे हैं तो इंडिया के रेजिडेंट बना दिए जाएंगे। और आप खुद सोचो, अगर 1 साल से ज्यादा रुक रहे हैं, आपको नहीं लगता इंडिया में काम मिल गया होगा कोई, तभी रुक रहे हैं, वरना कोई रुकता। अगर ये 1 साल से ज्यादा रुक रहे हैं, काम धंधा मिल गया ना, अर्निंग स्पेंडिंग एक्यूमुलेशन इंडिया में हो गई है ना, तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो ही जाने चाहिए। दिक्कत क्या है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे की बात कहता है कॉमर्शियल ट्रैवलर, अगेन शर्त वही है, प्रोवाइडेड रेट स्टेज लेस देन 1 ईयर। बाबू बहुत सारे फॉरेन से कॉमर्शियल ट्रैवलर्स इंडिया आए, इंडिया में अपॉर्चुनिटी देखने, नाम है कॉमर्शियल ट्रैवलर, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इंडिया आए, रॉ मटेरियल देखने आए, टेक्नोलॉजी देखने आए, फिनिश गुड्स की मार्केट देखने आए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए ट्रैवल किया। ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनेंगे, शर्त यही है अगर इनका स्टे 1 साल से कम है। और आप खुद समझो 1 साल कितना बड़ा होता है भाई, कितना रुक जाएंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, महीना भर 2 महीना भर चले जाएंगे, इंडिया के रेजिडेंट कभी नहीं बनेंगे। और अगर ये इंडिया में 1 साल से ज्यादा रुक गए, ऑब्वियस सी बात है, खाली पिल्ली तो है नहीं, कर 1 साल से ज्यादा रुक गए, काम ढूंढ लिया ना इन्होंने, कमाना शुरू कर दिया ना इंडिया में, फिर तो इंडिया का रेजिडेंट हो ही जाना चाहिए इनको, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो अर्निंग स्पेंडिंग एक्यूमुलेशन इंडिया में आ ही रही होगी, ठीक है ना। तीसरी बात, सीजनल वर्कर, प्रोवाइडेड देयर स्टेज लेस देन 1 ईयर। सीजनल वर्कर समझदार हो तो वर्ड का मतलब समझ गए होंगे, सीजनल वर्कर, नेपाली आए भैया इंडिया में मोमोज बनाने, सीजनल वर्कर, सर्दी आते हैं मोमोज बनाते हैं बेचते हैं भाग जाते हैं, क्या इंडिया के रेजिडेंट बनेंगे, नहीं, कंडीशन क्या है 1 साल से कम रहे तो, और अगर 1 साल से ज्यादा रह लिए फिर इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे, और बन भी जाना चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं भैया, अर्निंग स्पेंडिंग एक्यूमुलेशन सब कुछ इंडिया शुरू हो गया होगा आपका, ठीक है ना। थापा मोमोज, जगह जगह पे थापा मोमोज। आपको पता है थापा क्या है, कास्ट है नेपालियों की, ठीक है ना। कितने हो गए थापा, गिनती है एक एक शहर में, स्टेज लेस देन 1 ईयर है तो नहीं, स्टेज मोर देन 1 ईयर है तो बन गए इंडिया के रेजिडेंट, क्योंकि कमा भी यहीं रहे हैं, जोड़ भी यहीं रहे, फैमिली भी सब यहीं शिफ्ट है, सब कुछ यहीं शो कर दिया इन्होंने। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लास्ट बात काम की बात, कहता है बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसेस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस टू वर्क इन अदर कंट्री, दे आर कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे लिव, नॉट वेयर दे वर्क फ्रॉम। क्या मुद्दा है समझ लेना। कहता है अगर आप बॉर्डर वर्कर हो और रोज बॉर्डर क्रॉस करते हो, रोज इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हो क्योंकि आप दूसरी कंट्री में काम करते हो, तो आप उस देश के रेजिडेंट बने रहोगे जिस देश में आप रहते हो, ना कि उस देश के बन जाओगे जहां पर आप काम करते हो।
बाबू ये स्पेसिफिकली पॉइंट ना दो चीजों के लिए लिखा गया, मैं वो दोनों चीजें क्लियर कर देता हूं आपको। सबसे पहली बात, ये पॉइंट लिखा गया बेटा यूरोप के एंगल से। आपने कभी शायद यूरोपियन यूनियन का नाम सुना हो, तो वो 27-28 देश यूरोप में एक ही जगह पर है। एक सिंगल प्लेस का वीजा लगवा लो, 27-28 देश घूम कर आ सकते हो। 27-28 देश, एक सिंगल का वीजा लग जाए। 27-28 देशों की कंट्रीज में यूरो ही चलता है, सबके सब कंट्री में, और कोई क्लियर कट डिमार्केशन भी नहीं है कि यहां से बॉर्डर शुरू हो गया। पैदल क्रॉस कर सकते हो, सब जमीनी रास्तों से मिलते हैं सारे के सारे देश। ठीक है जी। अब बाबू ये उसी के लिए पॉइंट लिखा गया, आप यूरोप की एक कंट्री में रहते हो और दूसरी कंट्री में काम करते हो, रोज ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हो टू वर्क इन अदर कंट्री, और डेली बेसिस पे शाम होते ही अपने घर में वापस आ जाते हो। एक 1.5 किलोमीटर पे दूसरा देश शुरू हो रहा है, मान लो आप बिल्कुल रहे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहे हो, 1 किलोमीटर पे दूसरा देश है, बॉर्डर क्रॉस करा, दूसरी कंट्री में काम करा, शाम को फिर वापस आ गए, ये कहानी चलती है। तो आप किस कंट्री के रेजिडेंट बनोगे? कहता है आप उस कंट्री के रेजिडेंट बनोगे जिस कंट्री में आप रहते हो, काम कहां करते हो इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? बाबू आप इंडिया में रहते हो, डेली बॉर्डर क्रॉस करते हो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान में, आप उस देश के रेजिडेंट बने रहोगे जिस देश में आप रहते हो, जिस देश में आपने काम किया उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना जी, मैंने जानबूझ के एग्जांपल दे दिया ताकि यहाँ बुद्धि में पड़ा रहे। ठीक है जी। और एक मैं बात बता देता हूँ, अब जो मैंने कहा था 6 पॉइंट में चर्चा कर दूंगा, मेरी तरफ देखना। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, और मैंने कहा था अगर इंडियन स्टाफ हो तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा था 6 पॉइंट में समझाऊंगा, कहा था ना अभी। आ जाओ सर, लोकेटेड है ना गिवन कंट्री, मेरे लिए इंडिया, इसमें मैंने डाली एक एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, और इसमें काम करने वाला डाल दिया मैंने इंडियन स्टाफ। बाबू अगर आप ईमानदारी से देखो तो ये बॉर्डर वर्कर ही है। क्यों है ये बॉर्डर वर्कर, मैं समझा देता हूँ, प्लीज मेरी तरफ देखना। बाबू ये इंसान न्यू दिल्ली में ही रहता है, शाम को 5 बजते हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से इसको छुट्टी मिल जाती है, इंडिया में रहता है। ठीक है जी। और रात को सोता कहाँ है, इंडिया में सोता है, सुबह उठता कहाँ है, इंडिया में उठता है, और 10 बजे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में कदम रख देता है। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 10 से 5 काम कहाँ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, इट इज कंसिडर्ड एज ऑस्ट्रेलिया। 10 से 5 ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, और 5 बजते फिर कदम बाहर रख देता है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के, ये कहाँ आ गया, इंडिया। बॉर्डर वर्कर who live near international border crosses the border on regular basis to work in other country, डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करता है ताकि दूसरी कंट्री में काम कर सके, is considered to be the normal resident of the country in which he lives, not where he work from। ये उसी कंट्री का रेजिडेंट बना रहेगा जिस कंट्री में ये रहता है, उस कंट्री का नहीं जिसमें काम करता है। काम तो ऑस्ट्रेलिया में करता है पर रहता कहाँ है, इंडिया में, तो किस देश का रेजिडेंट कंसीडर होगा, इंडिया का। समझ में आई बेटा बात, क्लियर हो गई बात? चलो जी रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।